बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1991 में, जहां पर हमें बकी बार्न्स को हाइड्रा के बेस में दिखाया जाता है। बकी को सबसे पहले दिखाया गया था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में। इसके बाद उसे दिखाया गया था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर और बकी बार्न्स एक ही है, यानी कि बकी बार्न्स का नाम ही विंटर सोल्जर है। और अब इस कहानी में दिखाया जाता है कि सन 1991 में बकी बार्न्स हाइड्रा के बेस में है, जहां उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दरअसल उसे एक खास काम के लिए तैयार किया जा रहा है। उसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसे एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां में दिखाया जाता है कि बकी एक गाड़ी का पीछा करता है। वो उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और उस गाड़ी की डिक्की से वो एक सीरम लेकर निकल जाता है। ये एक सुपर सोल्जर सीरम है और जिस गाड़ी का उसने अभी एक्सीडेंट करवाया है, ये गाड़ी आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क की है। इस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप मारे जाते हैं। कहानी अब आती है प्रेजेंट में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, वांडा और फैल्कन, ये सब के सब नाइजीरिया के लैकोस में हाइड्रा के एक सुपर सोल्जर को, जिसका ब्रेन वॉश ठीक बकी बार्न्स की तरह किया गया है, उसे एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने से रोक रहे होते हैं। उसके साथ उसकी टीम भी होती है, पर फैल्कन, नताशा और वांडा उसके सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर देते हैं और अब वो सुपर सोल्जर बचता है। उसके सामने कैप्टन अमेरिका होता है। कैप्टन अमेरिका और उसके बीच में लड़ाई होती है और जब वो कैप्टन अमेरिका से लगभग हार ही चुका होता है तो वो एक बॉम्ब को ऑन कर देता है जो उसी के शरीर में होता है और तभी ब्लास्ट होता है। पर इससे पहले कि कैप्टन अमेरिका को चोट पहुंचती, वांडा अपनी पावर से हाइड्रा की उस सुपर सोल्जर को और बॉम्ब को एक बिल्डिंग में फेंक देती है, जहां पर ब्लास्ट के कारण कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। हालांकि वांडा ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होता, लेकिन उसे इसका बहुत दुख होता है। कैप्टन अमेरिका उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये हम दोनों की गलती है, लेकिन हमारे काम में ऐसा होता है। अगर हम इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो कभी भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब एवेंजर्स की एक मीटिंग होती है जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से होती है और ये होते हैं थेडियस रोज, जिन्हें हमने सबसे पहले इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जो कि ब्रूस बैनर यानी कि हल्क की गर्लफ्रेंड बेटी रोज के पिता होते हैं। पहले ये आर्मी में जनरल थे, पर हार्ट अटैक के बाद इन्होंने आर्मी छोड़ दी। थेडियस इन सबको बताते हैं कि आज तक एवेंजर्स ने जितने भी मिशंस किए हैं, हालांकि तुमने दुश्मन को मात दी, लेकिन इसमें कई मासूम लोगों की जान भी गई। मेरी नजर में तुम सब एक खतरा हो। तुम बिना किसी की परमिशन के किसी भी देश में चले जाते हो और वहां तोड़ फोड़ करते हो, जिससे कई मासूम लोगों की जान भी जाती है। लेकिन अब ये सब नहीं होगा। मेरे पास इसका एक हल है। थेडियस इन्हें एक अग्रीमेंट देता है जिसका नाम होता है सोकोविया अकॉर्ड्स। दरअसल 117 देशों ने अब ये फैसला किया है कि एवेंजर्स अपनी मर्जी से कहीं पर भी हमला नहीं कर सकते। अब वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, बल्कि वो यूएन के अंडर काम करेगी। यानी कि जब भी उन्हें यूएन ऑर्डर देगी तभी वो किसी मिशन पर जा सकते हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। टोनी स्टार्क इस बात से सहमत होते हैं, क्योंकि सोकोविया में जो कुछ हुआ था, जिसकी वजह कहीं ना कहीं एवेंजर्स थे, इसीलिए वो सोकोविया अकॉर्ड यानी कि सोकोविया का जो अग्रीमेंट है उस पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका, वो इन पेपर्स पर साइन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो अपने आप पर, अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वो सोकोविया अकॉर्ड के एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर देते हैं। और इस तरह से एवेंजर्स दो टीम्स में बढ़ जाते हैं। एक टीम होती है टोनी स्टार्क की, जो कि सब सोकोविया अकॉर्ड पर साइन करना चाहते हैं, वो यूएन के अंडर काम करना चाहते हैं। और दूसरी टीम होती है कैप्टन अमेरिका की, जो शील्ड ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने के बाद किसी के भी अंडर काम नहीं करना चाहते। वो अपने फैसले, अपनी लड़ाई खुद तय करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिमो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो सोकोविया में पहले कर्नल था, जहां एवेंजर्स की वजह से कई मासूम लोगों की जान गई थी। अब वो एक टेररिस्ट बन चुका है और वो किसी भी कीमत पर एवेंजर्स से बदला लेना चाहता है। वो हाइड्रा के एक हैंडलर के पास जाता है, जहां पर वो हाइड्रा की उस खुफिया नोटबुक को हासिल कर लेता है, जिसमें हाइड्रा के सुपर सोल्जर्स के बहुत सारे ट्रिगर वर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनको बोलने के बाद हाइड्रा के सुपर सोल्जर से कोई भी काम करवाया जा सकता है। वही वकांडा के राजा को दिखाया जाता है, जो टोनी स्टार्क और उसकी टीम को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि वो अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो गए। तभी यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें वकांडा के राजा की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से उनका बेटा टचाला
टचाला पूरी तरह से टूट जाता है। टचाला और कोई नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर है। सीसीटीवी की फुटेज में दिखाया जाता है कि जिस इंसान ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसकी शक्ल हूबहू बकी बार्न्स से मिलती है। इसीलिए टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर किसी भी कीमत पर बकी बार्न्स को खत्म करना चाहता है। कैप्टन अमेरिका को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ब्लैक पैंथर और पूरी मिलिट्री फोर्स उसके दोस्त बकी बार्न्स को खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ चुकी है। पर कैप्टन अमेरिका को पूरा विश्वास है कि उसका दोस्त बकी बार्न्स पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के अंत में जब कैप्टन अमेरिका पानी में डूब रहा था तब बकी बार्न्स ने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए वो बकी बार्न्स को बचाने के लिए बुकारेस्ट शहर जाता है। जब वो बकी बार्न्स से बात कर रहा होता है तभी आर्मी इन दोनों पर हमला कर देती है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर भी आ जाता है जो बकी बार्न्स को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। कैप्टन अमेरिका और फैल्कन बकी बार्न्स को बचाना चाहते हैं, पर ब्लैक पैंथर किसी तरह से बकी बार्न्स को पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि वो बकी बार्न्स को मारता, यहाँ पर आयरन मैन का दोस्त जो कि यूएस मिलिट्री ऑफिसर है जिनका नाम जेम्स रोडी है, उनके पास आयरन मैन का दिया हुआ सूट जिसका नाम वॉर मशीन है वो भी है। वो अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और इन सब को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन सब को एक खास जगह ले जाया जाता है जहां पर बकी बार्न्स को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा होता है। वहां पर एक साइकाइट्रिस्ट आता है जो बकी बार्न्स से सवाल पूछता है, और ये साइकाइट्रिस्ट और कोई नहीं बल्कि जिमो है जिसने हाइड्रा की वो सीक्रेट किताब हासिल कर ली थी जिसके अंदर वो कोड वर्ड्स हैं जिन्हें पढ़ने के बाद वो हाइड्रा के किसी भी सुपर सोल्जर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकता है। और जब वो यहाँ पर उन लाइंस को पढ़ता है बकी बार्न्स का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। वो अब जिमो के कंट्रोल में है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और फैल्कन भी आ जाते हैं, लेकिन बकी बार्न्स उनके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों बकी बार्न्स के सामने टिक नहीं पाते क्योंकि इनके वेपन्स जब्त कर लिए गए हैं। यहाँ पर आयरन मैन भी है लेकिन उसके पास भी उसका सूट नहीं है। बिना यूएन की परमिशन की वो अपना सूट नहीं पहन सकता क्योंकि वो अग्रीमेंट साइन कर चुका है। लेकिन फिर भी उसके पास आयरन मैन का हैंड होता है जिससे वो बकी बार्न्स पर हमला करता है, लेकिन सिर्फ अपने हैंड से वो बकी बार्न्स को नहीं हरा सकता। बकी बार्न्स यहाँ से टेरेस पर जाता है और जब वो हेलीकॉप्टर से निकल रहा होता है तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है। वो उसके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और ये दोनों के दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। बकी बार्न्स बेहोश हो जाता है, इसीलिए कैप्टन अमेरिका उसे उठा कर ले जाता है। और जब बकी बार्न्स को होश आता है तो वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। वो कैप्टन अमेरिका को बताता है कि हाइड्रा का प्रोग्राम आज भी मेरे दिमाग के अंदर है। उस आदमी ने उन लाइंस को पढ़ा जिससे मेरी विंटर सोल्जर वाली पर्सनैलिटी एक्टिव हो गई। वो साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था। साइबेरिया हाइड्रा का एक बहुत ही खुफिया कैंप था। यहाँ से कहानी सन 1991 में यानी कि अतीत में जाती है जब बकी बार्न्स पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में था। उस वक्त उसने टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क की गाड़ी पर हमला किया था जिससे टोनी स्टार्क की मॉम और डैड दोनों की मृत्यु हो गई थी। बकी बार्न्स हॉवर्ड स्टार्क की गाड़ी से उस सुपर सोल्जर सीरम को भी ले लेता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कैप्टन अमेरिका की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। इस सीरम से हाइड्रा बहुत सारे सुपर सोल्जर्स को बनाती है जो बकी बार्न्स से भी ज्यादा खतरनाक हैं, और आज भी ये सब के सब हाइड्रा की साइबेरियन वाले बेस में क्रायोजेनिक स्लीप में है। इन सब का भी मेरी तरह ब्रेन वॉश्ड है और जिमो इन सब का इस्तेमाल करना चाहता है। कैप्टन अमेरिका जिमो जो कि हाइड्रा की साइबेरिया बेस के लिए निकल चुका है उसे रोकने के लिए एक टीम बनाता है जिसमें उसका साथ देते हैं फैल्कन, वेंडा, बकी बार्न्स, हॉकाई जो कि एवेंजर टीम से रिटायरमेंट ले चुका था, और एंटमैन। वहीं दूसरी तरफ थेडियस को दिखाया जाता है जो टोनी स्टार्क को कहता है कि बकी बार्न्स की वजह से कई लोग मारे गए और तुम्हारे पास 36 घंटे हैं, हमें किसी भी हाल में बकी बार्न्स चाहिए। और अब टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन के घर जाता है। वो स्पाइडरमैन को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, साथ ही उसे स्पाइडरमैन का एक नया सूट भी देता है। और अब टोनी स्टार्क की टीम में है उसका दोस्त जेम्स रोड्स, ब्लैक विडो, टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर, विजन और स्पाइडरमैन। और इस तरह से अब एवेंजर्स की टीम दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है और अब एयरपोर्ट पर ये दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने होती हैं। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान जैसे ही कैप्टन अमेरिका को मौका मिलता है वो बकी बार्न्स के साथ यहाँ से एक प्लेन में हाइड्रा के बेस की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो जिमो को रोक सके। कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स को पकड़ने के लिए आयरन मैन और जेम्स रोड उनके प्लेन की तरफ उड़ते हैं। उनके पीछे फैल्कन भी होता है। जेम्स रोड विजन से कहता है कि फैल्कन को नीचे गिरा दो, और जब विजन फैल्कन पर अपनी रेस छोड़ता है तो फैल्कन वहां से हट जाता है। रेस सीधा जेम्स रोड के सूट के उस हिस्से पर लगती है जहां पर आर्क रिएक्टर होता है जो सूट को पावर देता है। जेम्स रोड बड़ी तेजी से जमीन की तरफ गिरता है। फैल्कन और आयरन मैन दोनों उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते जेम्स रोड जमीन पर गिर जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है।
टोनी स्टार्क ब्लैक विडो को बताता है कि जेम्स रोड की रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई है। आयरन मैन को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि बकी बार्न्स से जो साइकाइट्रिस्ट मिलने के लिए आया था वो असली नहीं था, उसका नाम जिमो था। जिमो ने असली साइकाइट्रिस्ट को मार दिया था और साइकाइट्रिस्ट की डेड बॉडी के पास उन्हें एक नकाब भी मिला था जो और किसी का नहीं बल्कि बकी बार्न्स का था। आयरन मैन समझ जाता है कि टोनी स्टार्क को फंसाया गया है। ब्लैक पैंथर के पिता जो कि वकांडा के राजा थे, उन्हें बकी बार्न्स ने नहीं बल्कि जिमो ने मारा है। टोनी स्टार्क को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस जगह जाता है जहां पर कैप्टन अमेरिका के साथियों को यानी कि एवेंजर्स की बाकी टीम को जेल में बंद किया गया है। वो फैल्कन के पास जाता है और उसे जिमो की सच्चाई बताता है। साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे बताओ कि कैप्टन अमेरिका कहाँ गया है, उसे मदद की जरूरत है। फैल्कन कहता है लेकिन तुम्हें वहां अकेले जाना होगा। फैल्कन नहीं चाहता कि मिलिट्री भी उसके साथ जाए। इसके बाद टोनी स्टार्क अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर इस जगह से चला जाता है। जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा होता है तो वो अपना आयरन मैन सूट पहन लेता है और साइबेरिया की तरफ निकल पड़ता है। वहीं जिमो साइबेरिया में हाइड्रा के उस बेस कैंप तक पहुंच जाता है जहां पर बकी बार्न्स की तरह 5 और सुपर सोल्जर्स हैं। ये सब के सब स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर आयरन मैन भी पहुंच जाता है जो स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स से मिलता है। कैप्टन अमेरिका से सुलह कर लेता और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी उस जगह जाते हैं जहां पर वो 5 स्लीपिंग चैम्बर्स हैं। ये देखते हैं कि उन सारे सुपर सोल्जर्स को किसी ने नींद में ही गोली मारकर मार दिया होता है। तभी इन्हें जिमो की आवाज आती है जो एक बहुत ही मजबूत दरवाजे के पीछे होता है। वो इन्हें बताता है कि इन 5 को मैंने ही मारा है। इन 5 को जगाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि तुम सब के सब यहाँ पर आओ। कैप्टन अमेरिका कहता है कि तुमने वकांडा के राजा को सिर्फ इसलिए मारा कि हम यहाँ तक आ सके। और जब कैप्टन अमेरिका ये बोलता है तो वकांडा के राजा का बेटा ब्लैक पैंथर जो यहीं पर होता है वो सुन लेता है। वो समझ जाता है कि उसके पिता को बकी बार्न्स ने नहीं बल्कि जिमो ने मारा था। और अब इससे पहले कि ये जिमो पर हमला करते, जिमो यहाँ पर एक रिकॉर्डेड कैसेट चलाता है जो सन 1991 का होता है, जिसमें टोनी स्टार्क देखता है कि बकी बार्न्स वो इंसान है जिसने उसके माता पिता को मारा था। ये टेप देखने के बाद वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो कैप्टन अमेरिका से पूछता है क्या तुम्हें पता था? कैप्टन कहता है कि हाँ। ये सुनते टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका पर हमला कर देता है। साथ ही वो बकी बार्न्स को मारना भी चाहता है। इन तीनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें टोनी स्टार्क बकी बार्न्स को खत्म करना चाहता है जबकि कैप्टन अमेरिका उसे बचाना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है बल्कि इसलिए कि वो जानता है जिस वक्त बकी बार्न्स ने किया था वो अपने आपे में नहीं था, वो पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में था। अब इन तीनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। टोनी स्टार्क अपनी पावर से कैप्टन अमेरिका को दूर फेंक देता है। बकी बार्न्स टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को पकड़ लेता है और तभी उससे एक रेज निकलती है जिससे बकी बार्न्स का वो हाथ जो उसकी पावर है वो उसके धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद वो कैप्टन अमेरिका पर हमला करता है और जब वो कैप्टन अमेरिका को मारने वाला होता है तो बकी बार्न्स उसका पैर खींचता है जिस वजह से कैप्टन अमेरिका को मौका मिल जाता है और वो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को उठाकर जमीन पर पटक देता है और वो अपनी शील्ड से आयरन मैन के मास्क पर हमला करता है जिससे उसका मास्क टूट जाता है। पर आखिरी वार वो उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके सूट के आर्क रिएक्टर पर करता है जिससे उसका सूट पूरी तरह से डेड हो जाता है। कैप्टन अमेरिका चाहता तो वो टोनी स्टार्क को मार सकता था लेकिन वो जानता है कि टोनी स्टार्क का गुस्सा जायज है। इसके बाद वो अपने दोस्त बकी बार्न्स को यहाँ से लेकर जाने लगता है। टोनी स्टार्क कहता है कि शील्ड मेरे पिता हॉवर्ड स्टार्क ने तुम्हें दी थी, तुम इसके लायक नहीं हो। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड वहीं फेंक कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिमो को दिखाया जाता है जिसके पास अब ब्लैक पैंथर पहुंच चुका है। वो ब्लैक पैंथर को बताता है कि मेरा बेटा एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन था पर एवेंजर्स ने जब सोकोविया पर हमला किया तो उस हमले में मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता सब के सब मारे गए। इसीलिए मैं एवेंजर्स से बदला लेना चाहता था, मैं उन्हें आपस में लड़वाना चाहता था। जो काम मैंने पूरा कर दिया। तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, उनकी मौत का मुझे अफसोस है। और अब जिमो अपने आप को गोली मारना चाहता है लेकिन ब्लैक पैंथर उसे पकड़ लेता है और अथॉरिटीज के हवाले कर देता है। वहीं टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त जेम्स रोड को, जिसके पैर खराब हो चुके थे, उसके लिए एक्सोस्केलेटन इलेक्ट्रिक पैर बनवाता है जिससे वो एक बार फिर से चल सकता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें वकांडा दिखाया जाता है जहां पर ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका बकी बार्न्स को क्रायो स्लीप में डाल रहे हैं ताकि वो अपने ब्रेन को पूरी तरह से रिकवर कर सके और कभी भी कोई भी उसे अपने कंट्रोल में ना ले सके। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जिसे आयरन मैन की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है जो कि वेब शूटर है।
इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस मूवी का बजट था $250 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.153 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।